सबसे पहले तो आभार आपका इतने कम समय में इकट्ठा होने के लिए। और अपनी टीम को नसीहत, मैनेजमेंट सही करो, मैनेजमेंट नहीं सीखोगे तो मुझे लगता है कि चीजें आगे बढ़ नहीं पाएंगी। महापुरुषों ने कहा जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ शासन नहीं। भाई अगर अनुशासन नहीं होगा तो शासन कैसे स्थापित होगा, और अगर शासन स्थापित कर भी दिया तो चलेगा कितने दिन। इसलिए अनुशासन सब लोग सीखें। आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ सूचना हमने भिजवा दी थी, गांव के लोग कह रहे हैं नहीं भिजवाई थी, इसलिए मैनेजमेंट करना शुरू करें। चलिए घर भी सब लोग सीखने की प्रक्रिया में। सबसे पहले तो जिस प्रांगण में खड़ा हूँ, सतगुरु रैदास जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन वंदन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को भी नमन वंदन करते हुए, चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में मुझे भी आने का मौका मिला। शायद चुनाव ना होता तो मैं कभी आता ना पाता कुछ पता नहीं है। एक मैं कह भी रहा था इनके साथ से हुआ कि भाई तुम जो है वो थोड़ा सा कसम हो कि मैं आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया हूँ। अभी माता जी ने कहा कि भाई वो 5 किलो अनाज आता है, कुछ औरतें ये कह रही है 5 किलो अनाज जो है मोदी देता है। और जब ये बात दिमाग में घर कर गई कि भाई 5 किलो अनाज मोदी दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग वोट भी नहीं के चक्कर में मोदी तो नहीं बोल पाएंगे। वो अकेले इतने महाराज हासिल है। आप जानते हैं आपके घर में जो ये जो अम्मा आपने चूड़ी पहन रखी है, ये जो आपने धोती बांध रखी है, या फिर ये जो फोन है, ये जो कपड़े हम पहने हुए हैं, अभी हमने जयंती मनाई होगी तो वहाँ हमने खूब घी हलवा पूरी ये सब चीजें चढ़ाई भी होंगी। तो ये सब चीज आप खरीद के लाते हैं, तो इसका टैक्स जो होता है, मान के चलो आपने एक जयंती में जो है 1 लाख का खर्चा किया, तो उस 1 लाख में से 28,000 रुपए वो टैक्स के नाम पर सरकार को जाते हैं। समझ रहे हैं? गौर से समझिएगा सब लोग। अगर आपके घर में 10,000 रुपए महीने का खर्चा है, तो आप उन 10,000 रुपए का जो सामान ला रहे हैं उसमें से 2800 रुपए सरकार के खाते में चले जाते हैं बिना आपको बताए। और उस खाते में जो पैसा वो जो जमा होता है, उस पैसे से ही वो 5 किलो अनाज हमारे यहाँ भिजवाया जाता है, कोटे के माध्यम से, गल्ले के माध्यम से। हालांकि उस पैसे से बहुत अच्छा अनाज आ सकता है, लेकिन वो घुन लगा हुआ अनाज, वो मोटे चावल, वो सब सरकार भिजवाती है। इसलिए वो जानते हैं कि अनाज जिनके घर में जाएगा उनकी कोई वक़्त नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। पहली बात स्पष्ट हो गया कि मोदी जी अपने घर से अनाज नहीं भिजवा रहे हैं, ये हमारे पैसों का अनाज है जो हम पर ही वापस आ रहा है। अब आप देखो आपके गांव में कितने लोग हैं, अगर एक घर का खर्चा 10,000 रुपये महीने का मिनिमम होता है, कम से कम होता ही होता है, वो चाहे मजदूरी करे ना करे, लेकिन खर्च नहीं हो रहे। और अगर यहाँ 100 लोग हैं तो सोचो कितने पैसे खर्च डेली हो रहा है। भाई अगर यहाँ 100 लोग हैं और 10,000 खर्चा हो रहा है, सीधे सीधे 1 करोड़ रुपए बैठ रहे हैं, और उस 1 करोड़ में से 28 लाख रुपए जा रहे हैं मोदी जी के खाते में, तो हम पे काय का आसान हो रहा है? कुछ नहीं। लड़ाई अधिकारों की है, सीखनी और जाननी जरूरी है। आप जानते हैं संविधान में प्रावधान है कि संविधान के अंदर आने वाले व्यक्ति भारत के जो नागरिक हैं, उनकी छत की, खाने की और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। और जिस रास्ते से मैं चल कर आया वो रास्ता मैंने देखा अभी। अब सोचो हम जानवर है क्या? इंसान है ना। दूसरों की गली मोहल्ले बहुत सुंदर है और हमारी गली ऐसी क्यों? 75 साल हो चुके देश को आजाद हुए। 28% टैक्स ले रहे हैं आप हमसे, 28 रुपए ले रहे हो हमारी हर चीज पर, तब भी स्थिति है। समझने का प्रयास कीजिए क्या है वो। जब हमसे पैसा इकट्ठा करते हैं टैक्स के नाम पर, तो पैसा होता है इतना पैसा है वो कि अगर इस पर सारे पे लंटर डालकर पैसों को कमरों में घुसेड़ा जाए तो इसमें आएगा नहीं। समझ रहे हैं? कितना पैसा है। वो पैसा दिया जाता है व्यापारियों को, खर्च करने के नाम पर जाओ अपने खर्च करो। जब ये कर्जे माफ होते हैं, अडानी अंबानी के कई लाख करोड़ का कर्जा माफ है। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मुझ पर खेती के 3-4 लाख रुपए हैं, कृषि कार्ड के में आते हैं, वो मैं जमा नहीं कर पाया अब तक भी। वो कर्जा माफ नहीं हुआ हमारा।
लेकिन अडानी के, अंबानी के कई लाख करोड़ रुपए जमा वो कर दिए माफ। अगर आप एक भैंस पर लोन ले लोगे ना तो पुलिस ताऊ फिरेगी सारे में को। बिल्कुल सही बात। और एसडीएम कहेगा तहसीलदार कि इनकी वो काट दो रसीद। अगर 50,000 रुपए का कर्जा लिया है और जमा भी करना है, वो रसीद कटते ही आपको 10% एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा। इसके लिए लड़ा कौन? तो बाहर से आगे लड़ने के लिए। भाई हम तो नेता नहीं है भाई, जब बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संगठन जिम्मेदारी है। चंद्रशेखर भाई ने हमने मिलकर संगठन बनाया और इसको चलाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। जैसे माँ बाप बच्चे को पैदा कर देते हैं और बच्चे को बड़ा कैसी परवरिश देनी है ये माँ बाप तय करते हैं, उसी तरीके से संगठन पार्टी बनाई हम लोगों ने। अब इसको चलाना कैसे है ये जिम्मेदारी हम लोगों ने उठा। आज तो मेरा कार्यकर्ता विधानसभा खड़े हो गया था, भाई सुन जा, बता पहले गलती किसकी है, फ्री में जेल मत भेज देना, गलत जेल भेजेगा फिर पता लगा क्या होगा। समझे? मजबूती महसूस होती है लगता है पीछे कुछ कोई खड़ा होगा, कोई गलत होगा, कोई खड़ा है पीछे काम करने वाला, लड़ने के लिए कोई खड़ा है। इस ताकत को समझने का प्रयास करो। वो लोग नहीं चाहते कि आपके पढ़े लिखे लोग, आप में से निकले हुए लोग यहाँ राजनीति में राजनीति करके बैठे। सही बात है। क्योंकि जब चंद्रशेखर भाई जैसे लोग जाएंगे ना विधानसभा संसद में तो वो पहले रोटी की बात करेंगे और अपने बच्चों की शिक्षा की बात करेंगे। वो कहेंगे भाई हमारे बच्चों में शिक्षा नहीं है, प्राइमरी स्कूलों में पहली बात तो तुम मिड डे मील खिला रहे हो, दूसरा फिर उन्हें बंद कर रहे हो। वो इस बात को पहले उठाएंगे। तो वो लोग जानते हैं कि ऐसे लोगों को मत भेजो। अब ये तय आपको रमा करना है। गुरु रविदास आंदोलन दिल्ली का याद है? हम 96 लोग जेल गए थे, मैं भी उसमें ही था। पुलिस 5 सेकंड में ऐसे मारे थे 25 चांटे तड़ा और पूछा बंदे बढ़ाओगे? हमने कोई बंदे तो बढ़ाएंगे, मार देते गोली। ये धरोहर है हमारी। सही बात है। चंद्रशेखर भाई को पूरी रात में उन्होंने 3-4 बार पीटा, खूब बुला बुला के 25-25 पुलिस वालों ने। ये पूरी रीढ़ की हड्डी जो है उनकी गोली मार मार के बिल्कुल बेकारी कर दी थी। वो 20 दिन लेटे रहे, इसलिए उनका वो पारिवारिक झगड़ा था या कुछ था। वहां जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा था, जब जो नेता हमारे वोट लेकर जीतकर संसद विधानसभा में बैठते हैं, कलफ लगाकर कुर्ते जो चलते हैं कि अगर वो आए यहाँ से गाड़ी से तो पहले 10 आदमी गांव के जाएंगे, जा कहेंगे रे साहब नेताजी आइए आइए आइए। उनमें से एक आदमी ने बोला साहब गुरु रैदास हमारी जो है ना नाक है, हम सब वंशज हैं उनके, उन्होंने भारत को नई दिशा दशा दी है। उन्होंने ऐसी बात की आडंबर पे कि सोचिए मत, अगर उनके घर को बचाने के लिए नेता नहीं उतर सकता तो हम उसे वोट क्यों देंगे भाई? सही बात है। क्यों देंगे उसे वोट? नेता आएगा कहेगा जी मैं आज तक मैं फलानी पार्टी का मुझे वोट दे दो, क्यों देंगे वोट भाई? जी वो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा, वोट क्यों दे उसे? ऐसे नेता को जूता तैयार रखो, जब क्या स्थान हो सकता है, समझे? वरना गुलाम है हम, हमें वो लोग गुलाम बना के रखना चाहते हैं। चंद्रशेखर भाई को गोली मार दी अभी, पता होगा सबको, 4 गोली चली, एक यहाँ से गई, एक यहाँ से गई और एक बनियान चीट हुए, चौथी गई लगते हुए। वो चौथी गोली 1.5 इंच इधर होती या जो यहाँ से गई वो 1.5 इंच इधर होती, क्या होता? यहाँ चुनाव कोई और लड़ रहा होता। वो गोली किस लिए मारी जानते आप? वो गोली यूं नहीं मारी कि ना कि ये आदमी जो है बड़ा हो रहा है ना, बड़े होने की दिक्कत नहीं। उन्होंने गोली यूं मारी कि ये उनकी बात कर रहा है जिनकी बात कोई सुनता नहीं है। कि जब बिना वजह किसी को जेल में डाल दिया, ये जा खड़ा हो जा, तो तुम्हारी हैसियत ही डाल देगा, बवंडर कर खड़ा होगा वहां, इसलिए गोली मारी गई। वो लोग ये चाहते हैं अम्बेडकर क्यों हंस रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर कहता है कि आज मैंने रानी के पेट पर चक्कू चला दिया, अब राजा रानी के पेट से ना जन्म लेकर के मेरे लोगों के अंगूठे जन्म लेगा। तो मैं उनको हंसते हुए कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर हम तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे और तुम्हारे लोग नहीं मानेंगे तो हम उनको खरीदेंगे, अपना राज स्थापित करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हंसते फिर कहते हैं कि ठीक है तुम डराओगे मेरे लोग डरेंगे, तुम धमकाओगे तुम खरीदोगे मेरे लोग गरीब साथ पैसे भी ले लेंगे। लेकिन जिस दिन मेरे लोगों के समझ में ये आ गया कि वोट सबसे बड़ी ताकत है और वोट निर्माण कर देता है इस देश का तुम्हारी ताकत का, तो उस दिन
मेरे लोग एक समूह के रूप में इकट्ठा होकर के अपनी ताकत निर्माण करने का काम करेंगे और राजा बनने का काम करेंगे। कहना नहीं चाहता लेकिन अफसोस है, कहता हूं फिर भी। जिन साथियों ने इतिहास पढ़ा हो, जब यहाँ बौद्धों का राज था, हम लोगों का राज था, तो हमारे एक राजा थे, राजा भद्रथ। उसको एक दूसरे राजा ने, ब्राह्मण राजा ने ब्राह्मण नौकर ने उनकी हत्या करके सारा राज स्थापित, सारा राज हड़प लिया था। डिटेल बताना शुरू करूंगा तो कोई घंटे का काम है, तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि हमारे राजा ने एक नौकर रखा हुआ था और उस नौकर ने हमारे राजा की हत्या करके अपना राज स्थापित कर दिया था। हमारी पुरानी पार्टी के साथ क्या यही नहीं हुआ? बताइए ना मुझे। एक ब्राह्मण नौकर ने हमारा सारा राजपाट खा लिया और खाने के बाद सब हजम कर गए। चंद्रशेखर आजाद जी खूब कहते रहे, भाई हम तो आप ही के लोग हैं, हमें अपने साथ ले लो, हमारा सहयोग करो, ये लोग हमें मार देंगे। नहीं सहयोग किया। जब सहयोग नहीं किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरपीआई का निर्माण किया था। लेकिन जब आरपीआई के लोगों ने देखा आरपीआई ने काम सही नहीं किया तो काशीराम साहब ने बसपा का निर्माण कर दिया। और जब हमने देखा कि बसपा भी विचारधारा में चल रही है, तो अब हम लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद ने और हमने मिलकर आजाद समाज पार्टी का निर्माण कर दिया। और मैं खुद से कहता हूँ, जिस दिन हम भी विचारधारा से भटकेंगे, फिर हमारी की तरह कोई खड़ा होगा, कुछ और निर्माण कर देगा। होगा सही? ये तो नियम है प्रकृति का। भाई चीजें गलत होंगी तो समाज को सुधारने के लिए फिर खड़ा करेगा। तो इसलिए चीजें बदल रही हैं। आज लड़ाई जो है वो मजबूत करने की बारी आ चुकी है। अब हाथ जोड़ने का समय गया, अब नेताजी के पीछे भागने का समय गया। अब तो अधिकारों को जानते हुए अपनी मनपसंद लोगों को नेता बना करके विधानसभा और संसद में खड़ा करने का समय आ गया है। चंद्रशेखर भाई के विषय में कितनी बात को, हम दोनों मित्र भी हैं और जब से संगठन बना और आज तक साथ भी हैं। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि भाई असंग जी, आप जो है नरम स्वभाव के व्यक्ति हो और आप देखो चंद्रशेखर भाई कितने आगे चले गए हैं। मतलब कि लोग बीच में तोड़ फोड़ का काम करते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और गुरु रविदास जी को भी पढ़ता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूँ। मुझे पता है हम उस हैसियत के लोग हैं जिनको कभी चलने का अधिकार नहीं था। समझ रहे? तो हमें तो सिर्फ नेता बनाकर खड़े करने हैं। हम नेता खड़े होते, जितने ज्यादा नेता खड़े हो जाएंगे समाज में, उतनी लड़ाई मजबूत हो जाएगी, उतना हमारा काम कम हो जाएगा। भाई जितने लोग बोलने वाले होंगे, आप में से जितने लड़के बोलने अच्छा बोलने वाले होंगे, जब जाएंगे 1 गांव 2 गांव 10 गांव में मीटिंग करेंगे तो हमारी जरूरत थोड़ी पड़ेगी। फिर आप नहीं कहोगे यहाँ के एसएसपी को, डीएम को, भाई ये काम है हमारे गांव में, गली खड़ोंजरी बिछ रहे हैं या गुरु रविदास जयंती सुरक्षा भिजवाओ, भाई आप ही कह दो, हमारी क्या जरूरत पड़ेगी। तो हमारी पहली वो है कि ये सब किया जाए। चंद्रशेखर भाई आपके यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं, वोट तो आप देंगे। ये तो मैंने समाज में तक 20-30 गाँव में घूम लिया हूँ, ये तो मैंने देख लिया भाई समाज लामबंद है। जो 2-4 पर मना लोगे ठीक, लेकिन सवाल ये है कि चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। देखो साहब भी कहते थे, काशीराम साहब, जो आदमी सहारा देता है वो इशारा देता है। सहारे का मतलब समझते हैं आप? भाई कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई पूंजीपति आ गया, एक बैग नोटों का घर का लोग, चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ो, और चंद्रशेखर भाई से चुनाव लड़ लिए। चुनाव लड़ने के बाद वो फिर कहा चंद्रशेखर भाई को, आजा भाई अब चंद्रशेखर मेरे पास आ, जो जितने काम है ये सब मुझे दे और मेरे कहीं से चल। और भीम आर्मी की अपनी फितरत है, ना रुकने की, ना झुकने की, ना बिकने की। बात किसी के मानते नहीं है, बात नहीं मानते किसी की। क्यों? भीम आर्मी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनुशासन भी जानते हैं, संविधान भी जानते हैं, ये भी जानते हैं करना क्या है। तो हम क्यों बात माने भाई? जब हमारे अंदर क्षमता है सोचने की तो हम क्यों बात माने? अगर मैं रोटी बनानी जानता हूं तो मैं क्यों कहूँ किसी को लाकर मुझे सिखा रोटी बनाने? तो इसलिए अब सहारा इशारा किसी का चाहिए तो समाज का चाहिए भाई, सीधी सी बात है। पैसे भी देने पड़ेंगे आपको चुनाव लड़ने के लिए, सही बात। और हम लोग जितने लोग अभी तो कुछ कम ही आए हैं, अभी 5-7 हजार और लोग बाहर से पूरे देश से चुनाव लड़ने आए हैं, उनके खाने की व्यवस्था भी आप ही करनी पड़ेगी भाई। हम पे हिम्मत नहीं है, हम तो पता भेजेंगे भाई अब चावल खत्म हो गए, चावल देखो इकट्ठे करके लाने, पैसे दो भेजो, पैसे लेकर आने। समाज इतनी मदद करेगा तो चंद्रशेखर बेखौफ होकर चुनाव लड़ेंगे और बताएंगे। बिल्कुल सही बात।
बताएंगे कि हमारा आंदोलन क्या जिस दिन वो पहुंचेगा ना संसद में, तो मैं कह रहा हूँ संसद चलने वाली हो जाएगी, पूछेंगे पहले वो दलितों के साथ भी हत्या का डाटा पूछेंगे, भाई क्यों हो रही है, बलात्कार का डाटा पूछेंगे क्यों हो रहे हैं, वो पूछेंगे कि तुमने बार बार रिजर्वेशन पर जो तुम उंगली उठाते हो इसका मतलब क्या है। क्या है, सही बात है। बच्चों की तो स्कॉलरशिप काट दी गई है, उसका मतलब क्या है, सही बात है। समझे, कोई पूछने वाला नहीं है, अभी अंधेरा है चारों तरफ। हाँ। ये बातें कुछ पढ़े लिखे लोगों की तो समझ आ रही होंगी, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी समझ ना आ रही हो, लेकिन अंधेरा है। और अगर इस अंधेरे को हटाना है तो भाई चंद्रशेखर आजाद को लाना है भी। और चंद्रशेखर भाई आएंगे कैसे, भाई आपके घर के वोटों से नहीं आ सकते, ठीक, ना सिर्फ वो खाली वोट देने का, वो आएंगे जब आप सब लोग प्रचार पर निकलेंगे, जैसे मैं निकला हुआ भाई, मैं तो रास्ते से सुना, आपके गाँव में आया, मेरे सामने आप सब 2 लोग इकट्ठा हुए, तो मुझे तो दिक्कत नहीं हुई ना कुछ भी। भाई अभी पिछले गांव मुझे कहता भाई नेता है, नेताओं तो बहुत सारे लोग हो तो सम्मान बढ़ता है, नहीं, आप 20 लोग भी इकट्ठा हो रहे, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि कम से कम मैं गाँव में पहुंचा, मेरे लोग नाम सुनकर, संगठन का नाम सुनकर, हमारा नाम सुनकर इकट्ठा हो, ये मेरे गौरव की बात। भीड़ तो हमारे पास खूब है, किसी प्रदेश में चले जाए 2-4 हजार लोग, पता लगा चाहिए भाई अध्यक्ष जी आ रहे हैं, 2-4-5 हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पॉलिसी बनानी तो जरूरी है, रणनीति बनानी जरूरी है, ठीक, रणनीति जहाँ नहीं होगी वहाँ पूरे गांव के हर बिरादरी के घर पे जाए और कहे भाई चंद्रशेखर आजाद को वोट देना, उनका चुनाव जीतने का निशान है। सही बात। जब आप पहली बार ही करने जाएंगे, हो सकता है कुछ घर के लोग तुम्हें कह दो भाई आने की जरूरत नहीं है, बुरा नहीं मानना, वो समय याद जरूर करना है जब हमारे महापुरुषों गले में हांडी थी, समझे, बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ के आए थे ना विदेश से, और बड़ोदरा नरेश ने गुजरात की नौकरी दी थी, उस समय उनका सामान बाहर फेंक देता निकाल के, ग्रेड 1 के अफसर थे, तो वो समय याद करना है, सबको जाकर अपना निशान बताना, भाई ये निशान है सब बिरादरियों के यहाँ। और कोई ये कहा भाई हम तो वोट नहीं देंगे, हम तो फलाने को वोट देंगे, तो पूछ रहा भाई फलाने को वोट क्यों दोगे, भाई यहाँ ओबीसी की जाति होंगी ना, दलितों की जातियां होंगी, मुस्लिम होंगे, ठीक है, उनसे जाके पूछना सिर्फ आपको भाई आप चंद्रशेखर आजाद जी को वोट क्यों नहीं देना चाहते, फिर वो आपको बताएंगे वो हिंदू विरोधी है, वो फलाना करता है, वो डिकड़ा करता है, वो उकड़ा करता है, फिर उन्हें समझाना भाई देखो धर्म जो है वो पर्सनल मैटर है, भाई कोई गुरु वाल्मीकि को मानता है, कोई गुरु रविदास जी को मानता है, कोई संत कबीर को मानता है, कोई संत नानक को, गुरु नानक को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, ठीक, उन्हें ये समझाइएगा भाई यहाँ बात लड़ाई धर्म की नहीं है, यहाँ लड़ाई है अधिकारों की, जो तुम्हारे बच्चे इनके अधिकारों, फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, फिर उनको आर्टिकल 40 बताइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 आपको बिना पता तो पढ़ लीजिएगा निकाल कर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ की पिछड़ी जातियों के लिए सरकार चाहे तो उनकी शैक्षणिक और सामाजिक परिस्थिति बदलने के लिए नई नई योजनाएं बना सकती है। बस आप उनके घर से जाके ये पूछना कि इस आर्टिकल के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो योजना बनाई वो आप तक पहुंची या नहीं पहुंची है, एक घर नहीं मिलेगा जिसके घर वो योजना पहुंची है साहब, एक घर। फिर थोड़ी सी और मैं आप लोगों की नॉलेज बढ़ा दूं, फिर उन्हें बताना कि यहाँ पर मंडल कमीशन जो लागू हुआ था, जिसके तहत आज ओबीसी को रिजर्वेशन है, जिसके तहत उनकी बैकवर्ड की सीट आ जाती है, भाई चुनाव लड़ लिए, स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं, सब कुछ स्कॉलरशिप भी आ रही है, सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, कि वो अधिकार किसी ने लड़के दिलाए थे, तो काशीराम साहब जैसे लोगों ने लड़के दिलाए थे, दलितों ने लड़के दिलाए थे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने लड़के दिलाए थे। इतनी बात समझ आ गई ना, हमारे लड़ा क्यों नहीं किसी के साथ, हमने बहस तो नहीं करी, हमने सिर्फ उनको बताया कि भाई उन्हें कहना साहब मंदिर आप ही को नहीं मिला, मंदिर तो पूरे भारत के लोगों को मिला, वो मंदिर मुसलमानों का भी है, सही बात है भाई, बढ़ गया तो मुसलमानों का भी है, भाई भारत में है, भारत की धरोहर तो सबकी हुई, भाई एक बाप के 4 बेटे हैं, अरे एक बाप पे 10 बीघे जमीन है, तो चारों बेटों के बराबर हो गया, अलग हो जाएगा, तो यहाँ भारत के बेटे हिंदू भी है, मुसलमान भी, दलित बौद्ध सिख ईसाई पारसी सारे हैं, तो उन्हें फिर पूछना कि भाई इतना चिंगड़ करने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट में तुम्हारे लोग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे लोग नहीं है, दलित तो है, ये तो पढ़ लिख रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे लोग नहीं है, यहाँ जिस जाति का व्यक्ति हो, पाल गडरिया सैनिक कुमार कुशवाहा कोई भी हो, सब पूछ रहे तुम्हारे आईएएस कितने हैं और डीएम कितने हैं, आईपीएस कितने हैं, तो साहब जवाब नहीं होगा, समझे, जवाब नहीं होगा, और जब जवाब नहीं होगा फिर उनको समझाना कि देखो
ठीक है, आज तक कहीं भी है, लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद को कम से कम अपनी लोकसभा से जिता कर भेजो, वो कम से कम वहां जाकर लड़ सके। वो जो आरक्षण को आज खत्म किया जा रहा है, जिस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, कम से कम उसके लिए वो खड़ा तो हो सके वहां। जब आप ये समझाओगे युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, सारा बैकवर्ड आपको वोट देगा। और सुन लो, ये जिम्मेदारी अकेले चंद्रशेखर आजाद की है, मेरी नहीं है, ये बिरादरी के हर आदमी की जिम्मेदारी है, जनता ही है ये, समझे। वहां आप सब लोगों की नाक लगी हुई है, एक बिल्कुल सब लोगों की। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है, निशान आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार आप लोग करें। आज जिनके घर में 5 किलो अनाज आ रहा ना, उन्हें अमन नु कहियो कि थारा नहीं आ रहा अनाज, जो तो हमारे पैसों का अनाज है, हमारे पैसे में बच जाए। और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और बताऊं, अपने घर में जाकर सब एक सर्वे कीजिएगा। ये जो आपके हाथ में फोन है, आपके घर में एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, आपके घर में डोरी तार की है, उन सबको सर्वे कीजिएगा, वो कहाँ का मैन्युफैक्चर है, समझ रहे। ये घड़ी में सर्वे करूं, ये शायद मेड इन कोरिया होगी। मैं ये जूता वो करूं, अगर ये मेड इन जापान होगा, चाइना होगा। मैं पता किस लिए बता रहा हूँ ये चीजें, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें, अगर सरकार चाहे तो ये बल्ब बनाने की फैक्ट्रियां, ये डोरी की फैक्ट्रियां, इसका कच्चा माल ला कर गाँव गाँव काम दिया जा सकता है। भाई इस गाँव में काम दे दो, 1000 बल्ब का टारगेट दे दो, 1000 बल्ब जो है आपको एक हफ्ते में देना है। तो गांव के जितने बेकार लड़के घूमने वाले हैं, या जो बेटियां बाहर जाने वाली है, उन सबको 1500 पढ़ने की, घर बैठे हुए काम मिल जाएगा। सरकार नहीं चाहती, इसलिए क्योंकि इस देश की आबादी जो है वो उन लोगों की है जो, जिसको सरकार के लोग नीच समझते हैं, छूत समझते हैं, समझे। अब हम जैसे लोग बैठ जाएंगे तो हम क्यों चाइना को फायदा भिजवाएंगे। भाई मैंने फोन खरीदा एक 20,000 का, पता लग रहा है इसमें 2,000 रुपए चाइना पहुंच गए। वहां जो बैठा हुआ है, वहां जो मेरे जैसा युवा बैठा हुआ है, आराम से उसको पता लग रहा 500 रुपए की मजदूरी, बैठे बैठे कुछ नहीं किया उसने। मैंने यहाँ उसका फोन बेचा, मैंने मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, और वो 500 किसका फायदा हुआ। सही बात है। तो ये जो लड़ाई है ना हमारी, ये बहुत लंबी है, तो इसको सीखना बाकी है। अभी तो हम भी इसे सीख रहे हैं। वो चंद्रशेखर भाई से इसलिए तो डर रहे हैं कि ये आदमी अगर संसद पहुंच गया तो ये तुम्हारी तबियत ठीक करेगा सबकी। ये पूछा तुमसे खड़ा होकर, और डरेगा है नहीं, क्यों इसकी जो कौम पीछे खड़ी हुई है, उसने एक बार सतपुरा आंदोलन में तारे दिखा दिए दिन में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश वापस कराया था साहब, उसने 2 अप्रैल को तारे दिखा दिए। और अगर इसे कुछ कहोगे फिर वो संसद आगे घेर लगी, यहाँ तारे दिखा देगी। ठीक, तो इसलिए वो लोग डरे हुए हैं। वे लालच भी देंगे, वे जाति का वास्ता भी देंगे, वे सभी काम को हम सारे काम करेंगे वे। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाना। जो कोई तोप होगा ज्यादा, वो पता हम पे भेजोगे, ज्यादा बड़ा तोप आ गया कोई, उस तोप को देखेंगे हम वहां पे, उसके दाने कैसे हैं। और पूरे देश में देखते फिर ना तोपों के दाने। तो ये तो गढ़ है हमारा, यहाँ तो ऐसे हम जैसे स्वर्ग में रह रहे हो। हाँ, राजा यहाँ के तुम, सही बात है। यहाँ को छेड़ देगा तो ठीक है, अनाज की व्यवस्था रखी हो, रोटी की व्यवस्था रखी हो, अगले रोटी खाओगे, ठीक है। और भैया पैसे की व्यवस्था रखी हो, खर्चे भर के अम्मा पैसे भी जाएगा।